नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव में प्रयोग की गई ईवीएम मशीनों पर सीसीटीवी के द्वारा रखी जाएगी कड़ी नजर। यह कहना है भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीनों को शिक्षा बोर्ड परिसर में पुलिस प्रशासन की कड़ी देखरेख में रखा गया है। वहीं इन चुनाव की मतगणना 27 नवंबर को करवाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश के प्रथम चरण में हुए जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब इनके मतों की गिनती चुनाव का तीसरा चरण समाप्त होने के बाद 27 नवंबर को की जाएगी। जब तक ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखवा दी हैं। भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्थित स्ट्रांग रूम में देर शाम को विभिन्न बूथों से मतदान के बाद आई ईवीएम मशीनों को सील लगाकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के एएसपी हरीश व भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 लेयर सुरक्षा की गई है। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रांग रूम वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा इस क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश भी निषेध किया गया है। सिर्फ स्ट्रांग रूम को चेक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी को ही रजिस्टर में एंट्री के बाद प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमारी 3 लेयर पे सिक्योरिटी है और 3 लेयर की हमारी आर्म कार्ड है। उसके अलावा हमारे पास उसके अलावा भी 3 ऐसी लेयर्स हैं जिसमें हम व्हीकल के लिए नो एंट्री नो मैंस लैंड क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे ना व्हीकल आ पाएंगे किसी भी तरीके का और ना ही भी किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति आ पाएगा। और जहाँ आर्म गार्ड है वहाँ पे सिर्फ डेजिग्नेटेड व्यक्ति जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से स्ट्रांग रूम को आउटर रूप से चेक करने के लिए एम्पावर्ड हैं, सिर्फ वही व्यक्ति आ पाएंगे और उसकी रजिस्टर में एंट्री होगी। तो सर सीसीटीवी की निगरानी जी, सीसीटीवी लगवा दिए गए हैं कंसर्न एसडीएम साहब के द्वारा और उनकी डीवीआर को भी इंस्टॉल करवा दिया गया है। जब तक इसकी वोटिंग के बाद काउंटिंग नहीं होगी तब तक के लिए वो पूर्ण रूप से सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। इनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और प्रॉपर जैसे कि इसकी जो मतगणना है वो 27 नवंबर को है। जब तक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और उसकी सिक्योरिटी के लिए पूरी फोर्स जो होती है वो लगाई गई है। और साथ में आज जो पोलिंग पार्टी जा रही है उनके लिए भी प्रॉपर सारी सुविधा है जिससे कि उनसे टाइमली और चेक करके ईवीएम और अन्य दस्तावेज रिसीव किए जा सकें। पोलिंग पार्टी आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं क्या यहाँ पर की गई है? सारी व्यवस्था है, जो उनको बेसिक ऐसे वो आएंगे तो उनके पानी और खाने की व्यवस्था करवा रखी है और साथ में जो बेसिक अरेंजमेंट होते हैं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह जो सभी व्यवस्था रखी हुई है। सर सुरक्षा व्यवस्था किस लेयर तक की रहेगी? सुरक्षा लेयर 3 लेयर्स होती है, उसी को जो पुलिस प्रशासन है वो उसको देखेगा कि जिससे कि हर प्रकार से रखा जा सके, जिससे वहीं से उनकी काउंटिंग होगी। सर जो मतदान हुआ है भिवानी ब्लॉक में खासतौर पे उसको लेकर के क्या कहेंगे, किस प्रकार मतदान बहुत शांतिपूर्वक हुआ, पूरा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कहीं से भी कोई ऐसी घटने का समाचार नहीं मिला। पहले 2 घंटों की बात करें सर चुनाव में, दूसरी तमाम चीज़ें, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से 5 बजे तक नहीं, मतदान की तो शुरुआत सुबह से ही हो जाती है, जैसा जिसको समय लगता है वो लगाते हैं। लेकिन आफ्टर वो 65% के करीब अभी हुआ और फाइनल अभी अपडेट होएगा, तो इससे मैं उम्मीद करता हूं कि और भी अच्छा परसेंटेज जाएगी वोटर टर्नआउट्स की। 2 तारीख के लिए और ज़्यादा मशक्कत मान सकते हैं कि जिला परिषद और पंचायत के लिए प्रॉपर तैयारी है। जैसे आज की पूरी तैयारी थी वैसे ही परसों जो 1 तारीख को हमारी पोलिंग टीम जाएगी उसके लिए और 2 तारीख को सरपंच और पंच के लिए पूरी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की पूरी तैयारी है। यही टीमें रहेंगी या बदलाव टीमों में रहेंगे? पोलिंग पार्टीज़ के जो बूथ है वो रिसफल कर दिए जाएंगे। जो आज गए हैं वो नहीं रहेंगे, उनको सफल करके वही सेम रहेगी, मोर और लेस वही रहेगी और लेकिन उनके बूथ डिफरेंट होंगे। बीती शाम भिवानी के तोसाम रोड पर स्थित नहर के घाट पर छठ पूजा का त्यौहार अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया गया। वहीं सोमवार सुबह सूर्योदय के अवसर पर महिलाओं ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत खोला और भंडारे का प्रसाद सभी को वितरित किया। छठ पूजा के अवसर पर स्थानीय तोशाम रोड स्थित नहर के पास लोगों ने काफी संख्या में पहुंचकर छठ पूजा मनाई व महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार के लिए मंगलमय और समृद्धिमय जीवन की कामना की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह की गरिमा में उपस्थिति रही। छठ पूजा के अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं द्वारा सुबह स्नान कर उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत खोला गया व इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
पानी कहाँ जाता है इसमें? क्या प्रसाद घर पर धो हमारे ठाकुर बहादुर सिंह जी। और आप एक चीज बोल मुखिया है ना, कौन सम्मान करे तो आपके घर में ये मुखिया रहेगा आपका तो मुखिया में सम्मान कर देगा तो बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। एक तो महावीर सिंह जी को मान सम्मान दे रहे हैं हमारे श्याम भगत और श्याम भगत जी को महावीर सिंह जी जो पुराने दोनों साथी और हमारे परिवार के मुखिया हैं, मुखिया और परिवार के। तो आज ठाकुर साहब ने पूजा कैसे की जाती है? पूजा भैया अपना श्रद्धा सम्मान लेते हैं, जो उनके छठी मैया पूरा कर देती हैं वही अपना पूजा है। कैसे व्रत किया जाता है? व्रत किस प्रकार किया जाता है? व्रत 2 दिन किया जाता है, कोई बड़की छोटकी रहता है, कोई छोटा रहता है, अपना हर एक चीज़ का श्रद्धा करता है। जो छठ मैया सबके पूरा कर देती हैं वही अपना पूरा हो जाता है। तो आज कैसे क्या करेंगे और कल कैसे व्रत कैसे पूरा होता है? व्रत जब चढ़ा लेंगे कल भी कर लेंगे तो अपना सवेरे सवेरे इनका व्रत पूरा हो जाएगी। अर्घ दे लेंगी, शाम का सूरज के देती हैं, सवेरे सूरज अपने से पूरा हो जाएगा। हमारे जो है छठ का बहुत बड़ा पर्व है और उस पर्व के काम के लिए हमारी संस्था बहुत पुराने समय से यहाँ लगी हुई है और आज उसकी देन है कि आज इतनी जनता इस माता के पर्व को मान रही है और इस संस्था को मान रही है और यहाँ पे अच्छी गैदरिंग हुई है, ठीक है। और हमारी संस्था इस छठ पूजा के पर्व पर कल एक विशाल भंडारे का आयोजन कर रही है, जिसमें सब श्रद्धालु जितने भी यहाँ हैं सब आएँ और प्रसाद का ग्रहण करें। नमस्कार जी, मैं महावीर सिंह देवसरिया छठ मैया के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, सभी भाइयों के सहयोग से आज इस मंच पे खड़ा हूँ। और छठ मैया का जब तक यहाँ पर मेरे ऊपर छाया बनी रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, जब तक मेरे सांस चलते रहेंगे तब तक मैं इन सभी भाइयों के बीच में रहूँगा। यहाँ घाट की साफ सफाई हमने पहले ही करवा दी थी, अब तो पार्षद बने हैं पर हम आई योजना में किया करते। छठ मैया का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था और आज छठ मैया का पर्व इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है और किसी प्रकार की कोई भक्तजनों को कोई दिक्कत नहीं है और हम आगे के लिए अलाउंस भी करते हैं, घोषणा भी करते हैं। भगवान ने चाहा, छठ मैया ने चाहा, इनका आशीर्वाद रहा तो हम यहाँ छोटा सा एक पार्क बनाएंगे और लाइट की व्यवस्था नहर के किनारे गेट तक करेंगे। और सभी भक्तजनों को मेरा जय छठी मैया। हमारे यहाँ छठ पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे यूपी बिहार में बहुत बड़ी मान्यता है छठ माता की। यहाँ पर जिसके बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो सच्चे मन से छठी मैया का व्रत रखता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। किस प्रकार किया जाता है व्रत? जैसे कि सारे ठेकुआ बनाते हैं, खस्ता बनाते हैं घी में, जिसकी श्रद्धा अनुसार, जैसे सरसों का तेल हुआ, रिफाइंड हुआ, उसमें बनाते हैं। और सारा जितने भी फल फ्रूट होते हैं, नारियल वगैरह, अनानास, सारी चीज़ लेके आते हैं और फिर छठ मैया के यहाँ नहर के पास आके, नदी के पास, गंगा जी के पास इसकी पूजा की जाती है। तो आज किस प्रकार व्रत पूरा होगा? आज अब हमारा शाम को अर्घ लेंगे तो शाम को अर्घ पूरा हो जाएगा छठ माता का। फिर कल सुबह हम आएंगे यहाँ पे 4 बजे सुबह पूजा करेंगे। जिस तरह अब सारा सामान लेकर आए हैं इसी तरह पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम लोग फिर सुबेरे सूरज भगवान का अर्घ देकर अपने व्रत की स्थापना पूरी करेंगे। सूरज भगवान का अर्घ लेने के बाद ये व्रत समाप्त हो जाता है। किया जाता है ये व्रत इसीलिए किया जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए, बाल बच्चों की रक्षा के लिए, घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति बनाए रखे, इसलिए छठी माता का व्रत किया जाता है। देश की सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए निकाली जाती है सिंधु दर्शन यात्रा। यह कहना है आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हिमालय परिवार के संस्थापक इंद्रेश कुमार का। भिवानी पहुंचने पर उन्होंने समिति सदस्य कुणाल जीत सिंह के साथ अखंड भारत के सपने को लेकर वर्ष 2023 में हर घर सिंधु जल नारे के साथ सिंधु यात्रा निकालने की बात कही।
गौरतलब है कि इस बार 27वीं सिंधु दर्शन यात्रा हर घर सिंधु जल नारे के साथ 23 से 26 जून 2023 तक निकाली जाएगी, जिसके लिए स्थानीय शकुंतला गार्डन में हिमालय परिवार समिति द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हिमालय परिवार के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक एकता की प्रतीक सिंधु दर्शन यात्रा 23 से 26 जून 2023 तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंधु दर्शन यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं सिंधु संस्कृति को भारत की एकता तथा सांप्रदायिकता सद्भाव के प्रतीक लोगों को बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देश की सबसे प्राचीन सिंधु संस्कृति के बारे में जानकारी पहुंचाई जा सके। इंद्रेश कुमार ने कहा कि हिमालय परिवार किसी एक धर्म या पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है तथा ना ही किसी राज्य की सीमा में बंधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति जाति, धर्म, भाषा के भेद को खत्म कर भारत को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, जिसके लिए यह यात्रा निकाली जाती है। आज हिमालय परिवार और सिंधु दर्शन यात्रा समिति इसकी तरफ से एक विचार गोष्ठी की गई, जिस विचार गोष्ठी में कि भारत तीर्थों, त्योहारों और मेलों का देश है। तीर्थ, त्योहार और मेले ये गंदगी भगाते हैं, स्वच्छता लाते हैं, प्रदूषण हटाते हैं, पर्यावरण लाते हैं, गरीबी मिटाते हैं, खुशहाली लाते हैं, यह नफरतें मिटाते हैं, भाईचारा पैदा करते हैं। जो गरीब, दुखी, पिछड़ा, कमजोर है उसको भी रोजगार दिलवाते हैं। आपस के अंदर सब प्रकार से प्रेम पैदा करते हैं। आदमी के अंदर सदाचार आए इसका भी रोपण करते हैं और पूरी इकोनॉमी रिवॉल्व होकर सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको प्यार, सबको सम्मान और सबको सम्मान ये मिलाते हैं और दिलवाते हैं। इस प्रकार से अपने त्योहारों को देखें और समझें। इसी के साथ साथ भारत के जीवन मूल्यों हैं कि जब पूरी दुनिया में चीनी वायरस, कोविड, कोरोना लाखों लाख लोगों को खाते खाते 80 लाख लोगों को खा गया दुनिया के, उस समय उस 2-2.5 वर्षों में मानव जाति की रक्षा करने का अद्वितीय काम भारत, आज की सरकार और सरकार का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रारंभ में उन्होंने काढ़े, आयुर्वेद, योग और प्राणायाम से किया, फिर सुरक्षा कवच, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दीप जलाओ, इस कार्यक्रम से किया। लॉकडाउन रूपी सुरक्षा कवच देकर किया, फिर वैक्सीन देकर किया और मानव जाति का रक्षण करके दिखाया। मैं कुणालजीत सिंह हिमालय परिवार का हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, जिसके संरक्षक हमारे माननीय भाई साहब इंद्रेश जी हैं। हिमालय परिवार एक ऐसा परिवार है जो हिमालय से जुड़ा हुआ है और पूरे अखंड भारत की एक बात करता है। हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, हम पर्यावरण को लेके चलते हैं। वक्त के साथ पिछले 27 साल से हिमालय परिवार एक सिंधु दर्शन यात्रा कर रहा है, जिसमें कि हम अपने पूरे भारत से सभी को, अपने जितने भी हमारे भारतवर्षी हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, उनको लेह लद्दाख लेके जाते हैं। और वहाँ एक हर साल जून के अंदर 24, 25, 26 जून 3 से 4 दिन का एक प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हम लेह लद्दाख की सभ्यता से उनको अवगत कराते हैं और लेह लद्दाख के लोगों को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब यहाँ भिवानी आए हैं, छोटी काशी में, और उन्होंने 27वीं सिंधु दर्शन यात्रा के बारे में सभी को बताया है और एक ध्येय लेके चले हैं, हर घर सिंधु जल। इस कड़ी में हम अपनी 27वीं यात्रा करेंगे, जिसमें कि हम पूरे भारत को जोड़ेंगे
और जो एक सपना है अखंड भारत का, वो जरूर कामयाब होगा। बीते कई दिनों से नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाई हड़ताल के खत्म होने के बाद नगर परिषद कर्मचारी कर रहे हैं कूड़े का उठान। यह कहना है कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव का। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 2 दिनों के अंतर्गत छुट्टी होने के बावजूद भी कूड़े का उठान किया जाएगा। सर्कुलर रोडवे बाजार में बने कचरा पॉइंट से अगले 2 दिन कंपनी कर्मचारियों के बजाय नगरपालिका कर्मचारी कचरे का उठान कर रही है तथा 10 दिन के बाद में कंपनी कर्मचारियों ने भी कचरा कलेक्शन शुरू कर दिया। इन कर्मचारियों ने शहर से व कॉलोनी से कचरा उठाया। बताया जा रहा है कि 965 टन से ज्यादा कचरा सड़कों व गलियों में फैला हुआ था। नगर परिषद सफाई कर्मचारी हड़ताल खत्म हो गई है तथा जल्द ही शहर से कचरे का उठान हो जाएगा। वहीं पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि अवकाश होने के कारण भी कर्मचारी कूड़ा शहर से उठाएंगे। उम्मीद है कि जल्द ही शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। सफाई कर्मचारी दोबारा से सड़क पर दिखाई देने देखिए सर, हमारी हड़ताल का शनिवार ने जो समझौता है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और निकाय मंत्री के बीच में, तो जैसे हमारे जो प्रधान जी है नरेश कुमार शास्त्री जी, हड़ताल की समाप्ति का जिस दिन पर घोषणा हुई शनिवार को, देर रात तक हमारा फैसला हुआ है। और वैसे जैसे हड़ताल खुली संडे एतवार से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो युद्ध स्तर पर अपना शहर की सफाई के लिए जुट चुके हैं और जल्दी शहर को जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है इससे निजात दिला देंगे। तो आपकी जो मांगे वो पूरी हो चुकी है या जी ऐसा है। हमारी मांगे जो निकाय मंत्री से जो बातचीत हुई है इसमें कच्चा कर्मचारी पक्का की बात हुई है, ठेका प्रथा मैन पावर के समाप्त की बात हुई है और जो 2017 से जो समान काम समान वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू किया था उसके एरियर की बात हुई है और पूरी जो उसकी प्रोसीडिंग है जो वहाँ बातचीत हुई है। इसकी जो इलेक्शन जो आचार संहिता लग रही है, ये आचार संहिता खत्म होते हैं इसकी जो पूरी प्रोसीडिंग है वो आ जाएगा और उससे हम विस्तार से सबसे बात करें। जो इंदौरी कंपनी से तुलसीम से ठेका दिया है वो भी अपना काम कर रही है और हमारे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और जो कर्मचारी हमारे साथी जो पूरा हरियाणा प्रदेश में नगर निगम नगर परिषदों में नगर पालिका में जो हटाए हुए हैं उनका देर रात DLB से लेटर आया है निकाय विभाग से कि भी पूरा हरियाणा प्रदेश में उन्होंने डिटेल मांगी है कि पूरा हरियाणा प्रदेश में कितने कर्मचारी हटाए गए हैं। वो आज शाम तक वे हमारे जो अधिकारी है वे डिटेल भेज देंगे भाई इतने शहरों में भी इतने कर्मचारी हो। हमारा जहाँ तक आंकड़ा है 6500 से ऊपर कर्मचारी हैं जो वे नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद में हटाए हुए हैं। आज शाम तक उनका आंकड़ा चले जाएगा और 6 तारीख के बाद इनको भी ड्यूटी पर लेने की बातचीत हुई। बीती शाम को बैंक कॉलोनी स्थित संजय कॉलेज के मैदान में महिलाओं द्वारा अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा करते हुए अपने परिवार की सलामती के लिए मन्नतें मांगी गई। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व उप प्रधान सत्येंद्र मोर ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। वहीं भवानी प्रताप ने बताया कि सूर्य का भारत आने के लिए लोग पुराने समय से ही सूर्य पूजा करते आ रहे हैं। वेदों में भी सूर्य को प्रमुख देवता कहा गया है। सूर्य षष्ठी व्रत व कार्तिक का छठ पर्व बहुत खास है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिन के व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इसे छठ व्रत कहा जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद रविवार शाम को महिलाओं ने अस्त होते हुए सूर्य को छठ का दर्जा देकर परिवार के मनोकामना व जीवन की मंगल कामना की। उन्होंने बताया कि संजय कॉलेज के अंदर एक नहर बनाकर उसके अंदर पानी कटाकर लोग छठ पूजा मना रहे हैं। वहीं महिलाओं ने छठ पूजा के गीत भी गाए। मान्यता है कि सूर्यास्त के समय प्रतीक्षा को साक्षी मानकर अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। उपवास खोलने के बाद पूजा की चोली में रखे फल सब्जी व मिठाई को प्रसाद स्वरूप में वितरित किया जाता है। वहीं नहर के किनारे पूजा कर रही महिलाओं ने बताया कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में छठ पूजा महत्वपूर्ण पर्व है। आज छठ माता की पूजा अर्चना और ये कार्यक्रम हमारे शहर के अंदर कई स्थानों पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मैं इस अवसर पर इस पर्व पर मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों को सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छठ मैया सब पे कृपा करे और उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो अब जैसे यहाँ पे छठ पूजा की पूजा होती है, यहाँ पे नहर की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? छठ पूजा किसी सरोवर, तालाब या किसी नहर के किनारे भी होता है। अब यहाँ पे नहर पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहर की जो बाईपास का निर्माण हो गया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ की गई थी। एक छोटा सा तालाब बना करके छठ पूजा का सारा जो प्रक्रिया होती है, हमारी जो परंपराएं होती हैं उनको अच्छी तरह निभाया गया है। और
मैं सभी को इस अवसर पर फिर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सभी नौजवान साथी, आप सभी को छठ पूजा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम का आयोजन आप द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बधाई। आपको पहली बार यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आगे हम निरंतर इसी प्रकार से सही परंपराओं को निभाते हुए, सभी रीति रिवाज को निभाते हुए हम अपने इन पर्वों को बनाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया सबके जीवन के अंदर हर्षोल्लास लाए, सब उन्नति करें, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रांगण में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन रक्तदान शिविर एवं महामती प्राणनाथ के साहित्य पर आधारित संभाव एवं सद्भाव को लेकर चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीबीएलयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल व एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने महामती प्राणनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव एवं स्वामी श्री सद्दानंद जी महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्थानीय दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जारी 5 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में चौथे दिन रक्तदान शिविर एवं महामती प्राणनाथ के साहित्य पर आधारित संभाव एवं सद्भाव को लेकर चर्चा का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया तथा कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य सूर्य नारायण दास जी महाराज, स्वामी सद्दानंद जी महाराज, मोहन प्रियाचार्य, जगतराज जी महाराज, टहल किशोर ने किया। कार्यक्रम में महामती प्राणनाथ पुरस्कार महामती प्राणनाथ साहित्य शोध करने वाले मंगल जायसवाल इलाहाबाद को दिया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ नृत्य पेश कर सभी का मन भी मोह लिया। आश्रम भिवानी के परमहंस राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव एवं स्वामी सदानंद जी महाराज के 50 वर्ष वैराग्य वेश के धारण किए हुए उनके उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन का एक कैंप रखा गया, जिसके हमारे प्रभारी डॉक्टर राकेश शर्मा जी के उसमें निर्देशन में काम चल रहा है और इससे पहले 16,000 करीब रक्तदानार्थी यहाँ दे चुके। इससे पूर्वी संस्था के द्वारा सैनिकों के लिए एक विशेष कैंप आयोजन किया गया था, जिसका ब्लड डोनेशन पूरे दिल्ली से सैनिक वर्ग आकर के उस यूनिट को सैनिकों के लिए समर्पित किया गया था। समय समय पर पूरे भारतवर्ष में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जाता है और प्रातः 9 बजे से यहाँ लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का कहना, हमारा दिया हुआ रक्त किसी न किसी के जीवन में काम आता है और एक बूंद भी रक्त किसी को मिल जाए उसके पूरे जीवन को एक सहारा मिलता है। इसीलिए एक महान पुण्य का काम है। इसके लिए संस्था सभी शहरवासियों और रक्तदान देने वालों के लिए अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम जो यहाँ पर कृष्ण प्रणामी मंदिर में सभी इकट्ठे हुए, यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो है सब लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं। कम से कम 60 से 70 यूनिट जो है रक्त अभी तक एकत्रित हो चुका है और अभी तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो देखिए लोग जो है बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि जो भी 18 साल से ऊपर है, जिनका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, वो अपनी एज में जो है रक्तदान करना स्टार्ट करना शुरू कर दें। आज कितना रक्तदान? हाँ जी, आज कितना रक्तदान? आज जो 60 यूनिट अभी तक हम ले चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो देखिए कितना होता है। आज जो रक्तदान का यहाँ पर एक शिविर का आयोजन प्रणामी आश्रम में बाबा राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी पर जो यहाँ आयोजन किया गया है, तो मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पर रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं तो सभी हमारे जो जितने भी युवा साथी हैं और जितने भी उनसे अपील करता हूँ कि जीवन में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचालन होता है और काफ़ी जो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी भी नहीं आती अगर हम रक्तदान करेंगे तो। अब से पहले कितनी बार रक्तदान करते हैं? इससे पहले कम से कम 20-22 बार रक्तदान कर चुके हैं। भिवानी स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देते हुए हरियाणवी संस्कृति व उसके खान पान पर प्रकाश डाला गया। सोमवार को ऑक्सफोर्ड स्कूल के प्रांगण में हरियाणा दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने हरियाणा की संस्कृति और खान पान के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया व उनकी कलाकृतियां देखकर और हरियाणा के रहन सहन को देखकर दांतों
हाथों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा का खान पान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति प्रत्येक धर्म के रहते हैं। हरियाणा की कलाकृति और संस्कृति के आगे सभी की संस्कृति व कलाकृतियां फीकी पड़ जाती है। हरियाणा की खड़ी बोली लोगों को मनमोहक कर देती है। वहीं जब इस बारे में स्कूल की प्राचार्य अनामिका से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज स्कूल के प्रांगण में बच्चों ने हरियाणा दिवस मनाते हुए हरियाणा की संस्कृति पर जोर डाला है कि किस प्रकार हरियाणा के लोग हैं और उनका खान पान कैसा रहता है। पहले एक बार इन बच्चों के साथ ना पूरा हरियाणा बच्चों के लिए कर रखा है नर्सरी केजी को। चलिए इन्हें कुटन लग गया बेटा, कुटो काफी नाला बेटा। नमस्कार। आज ऑकवुड स्कूल में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में एक हमने गाँव दिखाया है जिसमें हमने हरियाणा के कल्चर को, यहाँ के खान पान को और यहाँ की संस्कृति को दर्शाने की कोशिश करी है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और इसमें हमने कल्चरल प्रोग्राम भी दिखाया है। हमारे विद्यालय में, ऑकवुड विद्यालय में आज ये हरियाणा दिवस के रूप में कुछ बच्चों की अपनी तैयारी है और इन्होंने अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए कुछ झांकियाँ प्रस्तुत की हैं और उनके बारे में अपने ये बच्चे प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। आज हमारे स्कूल में हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है जिसकी आप झांकियाँ देख सकते हैं मेरी ओर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की मक्खन को मथ रही है और एक लड़की बाजे खिचड़ी बना रही है। और इस तरह ही हम अपनी हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सोमवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर डीएवी शताब्दी स्कूल में शपथ एवं मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन का शुभारंभ स्कूल प्राचार्य जगदीप कौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल की अखंड भारत के निर्माण में अहम भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में प्राचार्य जगदीप कौर ने बताया कि सरदार पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। भारत को संगठित बनाने में उनकी विशेष भूमिका मानी जाती है। सरदार पटेल को भारत की 565 रियासतों का विलय करके अखंड भारत के निर्माण के लिए याद किया जाता है। सरदार पटेल आधुनिक भारत के शिल्पीकार थे। वह स्पष्ट एवं निर्भीक वक्ता रहे। उनकी निर्णायक क्षमता अद्भुत थी। स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री होने के कारण रजवाड़ों के भारत में विलय का विषय उनके पास था। सभी रियासतें स्वेच्छा से भारत में विलीन हो गई थी, पर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद ने टेढ़ा रुख दिखाया। सरदार की प्रेरणा से जूनागढ़ में जन विद्रोह हुआ और वह भारत में मिल गई। हैदराबाद में आर्य समाज का आंदोलन व फिर पुलिस कार्रवाई कर उसे भारत में मिला लिया गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आजादी का मतलब समझें और राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा का संकल्प ले। देश की वर्तमान विषम परिस्थितियों में सरदार पटेल बहुत याद आते हैं। आज पुनः उनकी नीतियों पर चलने की आवश्यकता है। प्रयत्न करूंगा मैं यह शब्द अपने देश की एकता की भावना से
ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। सोमवार को एटक स्थापना दिवस के अवसर पर भिवानी की एटक इकाई के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने झंडा फहराने के बाद मजदूरों के अनेक मांगों को उठाया। वहीं उन्होंने देश की आज़ादी में एटक की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपाध्यक्ष बलदेव घनगस ने कहा कि एटक भारत का पहला ट्रेड यूनियन संगठन है। इसकी स्थापना मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि महान हस्तियों ने एटक के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उन्होंने कहा कि आज अनेकों ट्रेड यूनियनों के वजूद में आने के बावजूद एटक श्रमिकों के संघर्ष और उन्हें संगठित करने में अहम रोल अदा कर रहा है। अत्यंत जटिल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में एटक अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। यह तमाम राष्ट्रीय वामपंथी ट्रेड यूनियनों में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार के समक्ष मजदूरों की मांगों को उठाते हुए कहा कि 12-12 घंटे कार्य करने के बावजूद भी उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। अतः उनकी मांग है कि कम से कम 25,000 रुपये मजदूर को मानदेय दें तथा ओवर टाइम अलग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केरल में होने जा रहे एटक के 5 दिवसीय अधिवेशन में भाग लेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश एटक का प्रदेश अध्यक्ष हूं और एटक का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। आज एटक का हमारा स्थापना दिवस है। 1920 के अंदर लाला लाजपत राय हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी का बिगुल बजा था, जिसने देश की आजादी में एटक ने बहुत बड़ा योगदान लिया था। सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, आज हमारी इस एटक के सभी अध्यक्ष रहे हैं। आज हमारी पुण्यतिथि के ऊपर उपलक्ष्य में हम एटक भवन में झंडा फहरा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, आज सरदार पटेल जो वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और तीसरी बात, हमारे आदरणीय गुरुदास दास गुप्ता जो वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से कम 5 बार पार्लियामेंट मेंबर बने, उनकी तीसरे पुण्यतिथि है जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। आज भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से हम एक मांग करते हैं, जो मिनिमम वेज 8, 9, 10 हजार शोषण किया जाता है, ड्यूटी 12-18 घंटे और तनख्वाह 8,000 रुपये। मेरी अपनी मांग है, सरकार जो है लगभग कम से कम मिनी वेज 25,000 रुपये करे मजदूर का, ओवर टाइम लागू करे, सुविधाएं दे। तो हम ये मांग करके आज हमारे एटक का जो स्थापना दिवस, और मैं थोड़ी इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई यूनियन है तो वो एटक है। एटक से सीटू बनी, एटक से यूटीयूसी बनी, एटक से बीएमएस बनी, एटक से इंटक बनी। जो भी यूनियनें बनी है
वो एटक से जन्म लेके और आज अलग अलग हैं। हम इस आज जो हमारी एटक की स्थापना दिवस पर आपके माध्यम से हम मुबारकबाद देते हैं हिंदुस्तान के तमाम मजदूर का, जो करोड़ों की प्रतिनिधि हैं। आगामी 12 नवंबर से 25 नवंबर तक स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली सेना भर्ती को ध्यान में रखकर अग्निवीर बनने के लिए भारी संख्या में युवा बहा रहे हैं पसीना। इस बारे में सोमवीर कोच ने बताया कि भारी संख्या में युवा रेस व अन्य अभ्यास के लिए सुबह 4 बजे स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। गौरतलब है कि भिवानी जिले की आर्मी की भर्ती 12 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में होने वाली है। इसमें सैकड़ों युवा जोश शोर से अग्निवीर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं जब इन युवाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आर्मी में अग्निवीर की भर्ती निकली हुई है। भिवानी जिले की भर्ती 12 तारीख से 25 तारीख तक भिवानी स्टेडियम में होगी तथा अलग अलग जिलों से इसमें युवा भाग लेंगे और अग्निवीर में 4 साल तक युवा आर्मी को अपनी सेवाएं दे सकता है। वहीं जब अभ्यास कर रहे युवाओं से बातचीत करने के बाद भीम स्टेडियम में एक प्रकार का उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा था। अभ्यास करवाने वाले सोमवीर कोच ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 12 तारीख को आर्मी में अग्निवीर की भर्ती शुरू होने वाली है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवानी के युवा बच्चे सिलेक्ट हों, इसके लिए युवाओं को अग्निवीर बनने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। कब से कब तक भर्ती है ये 12 से 25 तो कितने बच्चे आए हुए हैं जी? कहाँ के आए हुए हैं? आल हरियाणा के बच्चे हैं, आल डिस्ट्रिक्ट भिवानी के 800 235 की, 1200 345 की, 1600 5 मिनट की। हरियाणा में 2 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी के अंतर्गत गांव बापोड़ा में सरपंच पद उम्मीदवार जितेंद्र कुमार उर्फ टोनी ने चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रखा है। इस बारे में उन्होंने बताया कि सरपंच बनने के बाद जनता के विश्वास पर वो खरा उतरेंगे और गाँव का विकास करेंगे। पंचायत चुनाव जिला भिवानी के बापोड़ा ग्राम पंचायत में एक अलग तरह का ही चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। यहाँ चुनाव प्रचार में डिजिटल मीडिया का खूब जोर है और साथ में जनता को अपना विश्वास दिलाने का एक नायाब तरीका निकाला गया है। आज बापोड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार उर्फ टोनी मास्टर ने जनता के बीच शपथ पत्र जारी किया। शपथ पत्र का मजमून बिल्कुल स्टाम्प पेपर पर लिए गए शपथ जैसा है। जितेंद्र कुमार ने अपने शपथ पत्र में जनता से किए गए अपने सभी वादों को एक निश्चित समय में पूरा करने का वादा भी किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।